नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज्योति। चले रुक करेंगे खबरों का। हरिद्वार और ऋषिकेश की तर्ज पर अब विकासनगर के हरिपुर का माहौल भक्तिमय होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत नमामि गंगे अभियान के तहत सूबे के मुखिया द्वारा मां यमुना की विधि विधान से पूजा अर्चना और घाट के शिलान्यास द्वारा की गई है। आपको बता दें कि विकासनगर और आसपास के क्षेत्रों का पौराणिक काल में अपना एक इतिहास रहा है, जिसके प्रमाण आज भी हमें अश्वमेध यज्ञ कुंड, अशोक शिलालेख, लाक्षागृह, लाखा मंडल, शिव मंदिर और राजा विराट के किले के रूप में देखने को मिलते हैं। जौसार बाबर के लिए और हम सभी के लिए आज बहुत हिंदुस्तान में जो पहला यमुना घाट बनने वाला है हमारे बन रहा है। और मैं समझती हूँ कि इस घाट के बनने से जो पुराना गौरव है हमारे इस क्षेत्र का घाट कहीं ना कहीं हमारा पुराना वैभव, पुराने जो इस क्षेत्र के आध्यात्मिक इसकी पहचान थी, भारत इसकी जो पहचान थी वो वापस आएगी। तो क्या कुछ इसमें बनने हमने 7.5 करोड़ का इसका टिकिया बना के टेंडर निकाला है और नेक्स्ट फेज है उसका हम 7.5 करोड़ का बना रहे हैं। तो कुल 15 करोड़ का ये फेज 1 फेज 2 बनेगा। इसमें घाट का निर्माण है, नीचे नहाने के लिए हम सीढ़ियाँ बनाएंगे और इसमें सौंदर्यीकरण का भी है, लाइट्स का भी है, तो पूरा एक संपूर्ण पार्किंग वगैरह को लेकर क्या व्यवस्था नहीं अभी ये घाट का है, पार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है। अब खबर देहरादून से है, जहां औद्योगिक विकास योजना 2017 के तहत हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए 1164 करोड़ 53 लाख के अतिरिक्त आवंटन को केंद्र की मोदी सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है। इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया है। इसी के साथ ही बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने प्रदेश को मिले इस औद्योगिक पैकेज के बारे में मीडिया से बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मार्गदर्शन में सभी हिमालयी राज्यों में अभूतपूर्व विकास कार्य कर रहे हैं। खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां सीएम धामी ने पीएम मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि अतिरिक्त कोष की जो मंजूरी प्रधानमंत्री ने दी है उसके लिए प्रधानमंत्री का तहे दिल से आभार। इससे विकास योजनाओं को मंजूरी मिली है और जितने भी हिमालयी राज्य हैं उनकी विकास को भी बढ़त मिली है। आपको बता दें कि इस बीच अतिरिक्त कोष को प्रधानमंत्री मोदी ने मंजूरी दी है। देखिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की विशेष कृपा उत्तराखंड राज्य पर रही है। वो हमेशा उत्तराखंड राज्य को तवज्जो देते हैं और यहाँ के विकास कार्यों को बढ़ाने में अपना पूरा योगदान उनका रहता है। अभी उनके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा उत्तराखंड राज्य और हिमाचल राज्य को 1164 करोड़ रुपए का जो पूर्व में जो धनराशि थी उसको अलॉटमेंट किया गया है औद्योगिक पैकेज के लिए, जो 17 और 21 में 22 में जो औद्योगिक पैकेज के लिए राज्यों में काम हुआ है, नए उद्योग पंजीकरण हुए हैं, उनका स्थापन का काम हुआ है। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सरकार की मंशा और मंत्रियों पर होमवर्क न करने के विपक्ष ने आरोप लगाए हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि सरकार की मंशा विधानसभा सत्र को अधिक दिन तक चलने की नहीं रही है, लेकिन विपक्ष के दबाव के चलते सत्र निर्धारित अवधि यानी 8 सितंबर तक चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि विपक्ष बार बार इस मांग को उठा रहा है कि विधानसभा सत्र की अवधि अधिक होनी चाहिए, जिससे विधायक अधिक संख्या में सदन के अंदर अपनी बात रख सके। और उसी के साथ ही उन्होंने कहा कि मंत्री जब अपने विभागों के बारे में होमवर्क नहीं करते हैं तो उनको प्रश्नकाल के दौरान चुप्पी साधने के लिए मजबूर होना पड़ता है। धन्यवाद। मेरे ख्याल से ऐसा नेता प्रतिपक्ष जो है वो सीनियर व्यक्ति है, मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी ऐसी नहीं करूंगा, ना ही विपक्ष के ऊपर करूंगा। लेकिन कल भी अगर आपने सत्र देखा होगा, हम सब सत्र में थे, जो भी सवाल मंत्रीगण से पूछे गए मंत्री ने उसका सवाल दिया है। अब अगर विपक्ष ये मन बना के ही आएगा कि जो भी हमको जवाब मिलेगा उसको हम नहीं मानेंगे,
तो उनकी मानसिकता है, उसको मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। नहीं, काफी जगह देखने को मिला, जैसे सतपाल महाराज हैं, रेखारी हैं, काफी जगह पर ऐसे मिला। कल सतपाल महाराज जी का कोई प्रश्न था नहीं। कल रेखारिया जी का जितने भी प्रश्न उत्तर थे वो हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने दिया, क्योंकि रेखारिया जी है नहीं यहाँ पर। तो आपने भी सदन की कार्रवाई कल देखी होगी, मैं भी सदन में था। कल किस प्रश्न में हमारे हमारे संसदीय कार्य मंत्री फंसे, किसी प्रश्न में नहीं फंसे। कल जब नियम 58 की कार्रवाई हुई, नियम 58 पे जो विपक्ष लेके आया, उस पर जो जवाब हमारे संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिया गया वो संतोषजनक अच्छा जवाब दिए गए। देखिए, कल सदन चलेगा। सरकार की मंशा तो ये थी कि 6 तारीख को ये सदन समाप्त कर दिया जाए, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने सहमत रहते हुए सरकार को ये मौका नहीं दिया कि वो 6 तारीख को सत्र जो समाप्त कर दे। 8 तारीख को सत्र है, यानी कल सत्र है। प्रश्नकाल होगा, प्रश्नकाल में भी हम सरकार को घेरने का काम करेंगे। कार्य स्थगन के माध्यम से जो विषय हम सदन के अंदर लाने का काम करेंगे, उन विषयों पर भी हम सरकार को घेरेंगे। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल जीत का दावा कर रहे हैं। कल यानी 8 सितंबर को मतगणना होगी और ये तय हो जाएगा कि जनता ने किस पार्टी पर अपना भरोसा जताया है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और बागेश्वर विधानसभा के लिए भाजपा के प्रभारी सौरभ बहुगुणा ने दावा किया है कि वो पिछले काफी समय से बागेश्वर विधानसभा क्षेत्र में रह रहे हैं और जनता का जो रुझान है वो बीजेपी की तरफ है और वहां से भाजपा प्रत्याशी की भारी मतों से जीत होगी। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने दावा किया है कि इस बार बागेश्वर की जनता ने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया है और कांग्रेस प्रत्याशी को बागेश्वर की जनता विधानसभा में भेजने जा रही है। ये नहीं, वो दूसरी है। तो ना मुझे 5 बार खुद बुलाया उन्होंने, मैं झूठ नहीं। देखिए, मैं काफ़ी आश्वस्त हूँ। मैं वहाँ पे लगभग 17 दिन रह के आया हूँ। बागेश्वर उपचुनाव में मैंने वहाँ पर गांव-गांव जाके लोगों से बातें करी हैं। पूरे संगठन ने वहाँ पे पूर्ण शक्ति लगाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मीटिंग हुई उससे बहुत अच्छा रुझान इनमें हम लोग को देखने को मिला और मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ये सीट को अच्छी मतों से जीतेगी। देखिए, बागेश्वर उपचुनाव को कांग्रेस ने पूरी मजबूती के साथ लड़ने का काम किया है तो मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है कि बागेश्वर की जनता ने इस बार जो एक ऐसा जनप्रतिनिधि सदन के अंदर भेजने का मन बना लिया है जो बागेश्वर की जो समस्याएं हैं उनको सदन में उजागर कर सके। हम चुनाव जीतेंगे। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक करीब 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी और इस दौरान राहुल गांधी ने 12 सार्वजनिक बैठकें की, 100 से अधिक नुक्कड़ सभाएं और 13 प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था। वहीं भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने की आज पहली वर्षगांठ है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि हमारी कोशिश है कि कांग्रेस के सभी वरिष्ठजन आज के कार्यक्रम में शामिल हो। आज का ये कार्यक्रम सभी जिला स्तर पर भी मनाया जाएगा, इसलिए जो वरिष्ठ नेता देहरादून में हैं वो यहां शिरकत करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव देहरादून आ चुके हैं। देखिए, इसमें कोशिश हमारी है कि वरिष्ठ जन सभी लोग शामिल हों और हर जिला मुख्यालय पे भी है तो जो वरिष्ठ साथी हमारे अपने जिलों में होंगे तो वहाँ वो शामिल होंगे और जो देहरादून में उपलब्ध होंगे वो यहाँ शामिल होंगे। माननीय प्रभारी जी देवेंद्र यादव जी भी उसमें हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी को भी कहा गया है, CLP साहब को भी कहा गया है, प्रीतम भाई को भी कहा गया है और गुरियाल जी को भी कहा गया है। अन्य साथियों को सभी को सूचना इसकी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मंगलौर के ठोई गांव में ग्रामीण जंगली जानवर के आतंक को लेकर खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों द्वारा जंगली जानवर को गुलदार बताया जा रहा है। ग्रामीणों की पूरी रात भी गुलदार की दहशत में गुजर रही है। ग्रामीणों की माने तो गुलदार को लेकर वो परेशान हैं। शाम के समय उनका घरों से बाहर निकलना दूभर हो रहा है। हालांकि ग्रामीणों ने बताया है कि वन विभाग की टीम ने भी खेतों में निरीक्षण किया है,
लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं उप प्रभागीय वनाधिकारी साधुलाल ने बताया कि कई दिन से ठोई गांव के जंगलों में गुलदार होने की सूचना मिल रही है, जिसको लेकर वन विभाग की टीम ने निरीक्षण भी किया है, लेकिन अभी तक गुलदार होने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन फिर भी लगातार क्षेत्र गश्त की जा रही है, लगातार स्थानीय लोग संपर्क में हैं। यदि कोई घटना होती है तो वन विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। लगभग 15 दिन से हमारे गांव में शोरगुल है कि एक जंगली जानवर है, उसके साथ कोई बच्चा भी है और 2-3 आदमियों ने जो देखा है उसकी पुष्टि करी गई है गुलदार के रूप में। वो गुलदार देखा गया, एक बच्चा वो छोटा एक बड़ा। इसी वजह से लोग खेत में जाने से भी बहुत परेशान है, घास नहीं मिल रहा पशुओं को। मामला ये हुआ उस दिन से बरखा लागू हुई थी, ज्यादा पानी आया था। ये जानवर बड़ों में तो यहाँ आकर इन्होंने आतंक में क्या रखा, कोशिश पाड़ने तोड़ने कर रहे लोगों को। रास्ते में बैठा 20-20 आदमी इकट्ठे हुए, जहाँ घास नहीं तो यहाँ डंगर भी भूखे मिले। और मैंने अपने स्टाफ को भेज दिया था वहाँ पर। हमने टीम गठित की, वहाँ पे जो सेक्शन ऑफिसर है, सेक्शन ऑफिसर की अध्यक्षता मैंने एक टीम गठित की और वहाँ पे गांव में हमने भेजी है। गांव वालों को प्रॉपर सहयोग हमें मिल रहा है, लेकिन कहीं पे भी जो है गुलदार की आवाज़ है कि हमें संकेत नहीं मिले वहाँ पे। लेकिन फिर भी हम गाँव वालों के साथ, ठोई गाँव है, शिकारपुर है, जितने भी वहाँ पे आसपास में गाँव हैं, उन लोगों के साथ हम लोगों ने संपर्क बना रखा है। हम रात को जो रात्रि गश्त करते हैं। उत्तराखंड राज्य के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने राज्य की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए कई अभियान चलाए हैं। वहीं राज्य में बढ़ते वन्य जीव अंगों की अवैध तस्करी में लिप्त तस्करों की अवैध गतिविधियों की रोकथाम और धरपकड़ हेतु एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने अपनी टीमों को निर्देशित किया है। और इसी क्रम में सीओ एसटीएफ सुमित के नेतृत्व में उत्तराखंड एसटीएफ वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो दिल्ली और तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर की संयुक्त टीम ने 3 शातिर वन्यजीव तस्करों को बाजपुर से गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 2 टाइगर की खाल और करीब 35 किलोग्राम बाघ की हड्डी बरामद की गई है। वहीं एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया है कि इस टाइगर की खाल और हड्डी को वो काशीपुर ले आए हैं, जिसे बेचने के लिए रुद्रपुर ले जा रहे थे। उसके लिए भी लगातार कार्रवाई करती रहती है और जो प्रमुख वन्यजीव तस्कर हैं उन पर निगरानी भी रखती है। और अगर उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग की जाती है तो उसको भी रोका जाता है, उन पर कार्रवाई की जाती है। कुछ दिन पूर्व ही, लगभग 1.5 महीने पूर्व, हमने एक टाइगर स्किन बरामद की थी उधम सिंह नगर से, और उसी क्रम में उसमें आगे लीड पर काम करते हुए कल शाम को बाजपुर उधम सिंह नगर से 2 टाइगर स्किन बरामद की गई हैं और 3 तस्करों को गिरफ्तार। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद का हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षाफल सुधार परीक्षाफल का रिजल्ट 8 सितंबर को देहरादून से जारी किया जाएगा। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में करीब 23,000 से अधिक बच्चों ने परीक्षा दी है। बुधवार को शिक्षा बोर्ड के सचिव विनोद प्रसाद सिमल्टी ने बताया कि बीते माह हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा फल सुधार परीक्षा कराई गई थी और हाई स्कूल में करीब 13,000 और इंटरमीडिएट में 10,000 विद्यार्थियों ने ये परीक्षा दी थी। बताया गया है कि हाई स्कूल में 2 विषयों में अनुत्तीर्ण और कम नंबर लाने वाले बच्चों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था, जबकि इंटरमीडिएट में एक विषय में अनुत्तीर्ण और कम नंबर लाने वाले विद्यार्थी इसमें शामिल हुए थे। बताया गया है कि 8 सितंबर यानी शुक्रवार को 11 बजे शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और बोर्ड के सभापति माध्यमिक शिक्षा सभागार देहरादून में परीक्षा फल सुधार परीक्षा का रिजल्ट जारी करेंगे और इसके बाद रामनगर में रिजल्ट के संबंध में बुकलेट और सीडी जारी की जाएगी। परीक्षा फल सुधार परीक्षा का आयोजन उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के द्वारा प्रथम बार किया गया है। इसमें जो असफल रहे छात्र छात्राएं थी और या जिनके कम अंक प्राप्त हुए थे, उनको सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ। ये परीक्षा के लिए आवेदन हम लोगों ने 15 जून 2023 से 7 जुलाई 2023 के बीच में आमंत्रित किए थे। हाई स्कूल में अधिकतम 2 विषयों में और इंटरमीडिएट में 1 विषय में परीक्षार्थियों को आवेदन करने का मौका दिया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव
विश्वविख्यात मधुबन आश्रम में धूमधाम से मनाया जा रहा है। मधुबन आश्रम को दुल्हन की तरह सजाया गया है। आश्रम में छोटे छोटे बच्चे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की वेशभूषा में जन्माष्टमी मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नन्हे मुन्ने कलाकार सांस्कृतिक प्रस्तुति भी देने लग रहे हैं। कई प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी आश्रम में किया गया है, जिसमें ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्र के बच्चों ने हिस्सा लिया है। बच्चों की हौसला अफजाई के लिए पुरस्कार भी प्रतियोगिताओं में रखे गए हैं। आश्रम में आने वाले भक्त भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में भाव विभोर होकर नाचते हुए दिखे। मंदिर में माथा टेककर श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी कृपा पूरी भारतवासियों पर बनाए रखने की प्रार्थना की है। सम्मान की आशा संतों को भी भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव पूरे भारत के अतिरिक्त पूरे विश्व में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और कोरोना के बाद तो जो है लोगों के धर्म के प्रति काफी आस्था बढ़ी है, इसलिए इस वर्ष बहुत अधिक मात्रा में जो है श्रद्धालु भक्त लोग आ रहे हैं, भगवान राधा कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, भगवान राम का जप कर रहे हैं, भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। और शास्त्र में कहते हैं कि जो भगवान का नाम लेता है, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है, भगवान उसको जन्म और मरण के चक्र से मुक्त करते हैं। दरअसल में ये हमारे पास एक स्वर्णिम अवसर है कि हम इसमें भगवान का जप कीर्तन करके भगवान को प्रसन्न। राजधानी देहरादून में लगातार डेंगू के केस बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य सचिव भी लगातार अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने भी दून अस्पताल का निरीक्षण किया, लेकिन आलम यह है कि शहर में जगह जगह गंदगी अभी भी पसरी है। वार्ड 59 नागल हटनाला सहस्त्रधारा रोड की अगर हम बात करें तो इस वार्ड में गंदगी की भरमार है। नालों के अंदर बड़ी बड़ी झाड़ियां उगी हैं और कूड़ा पड़ा है, लेकिन नगर निगम के महापौर और नगर आयुक्त सिर्फ और सिर्फ दावे कर रहे हैं। समय हम मौजूद हैं वार्ड 59 नागल हटनाना सहस्त्रधारा रोड देहरादून में। और पिछले अगर कुछ दिनों की बात करें तो राजधानी देहरादून में जो है लगातार डेंगू के मरीजों का इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो नगर निगम है वह फेल होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप मेरे बगल में देख सकते हैं एक नाला जो है नाला बह रहा है। इस नाले में देख सकते हैं आप कितनी गंदगी है। मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि वह जूम करके दिखाएं कि इस नाले के अंदर कितनी गंदगी है। बड़ी बड़ी झाड़ियाँ जो है यहाँ पर उगी हुई हैं। नगर निगम ने इस महीने पता नहीं कितने महीने से जो है इसकी सफाई नहीं की होगी। ऐसे में जो नगर निगम के मेयर हैं एवं नगर आयुक्त हैं वह बड़े बड़े दावे तो करते हैं कि देहरादून शहर को साफ एवं सुंदर बनाएंगे, लेकिन साफ और सुंदर होता कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं इधर सनशाइन अपार्टमेंट है, जहाँ पर काफ़ी लोग रहते हैं। रिहायशी इलाका है और रिहायशी इलाका होने के बावजूद भी नगर निगम की नींद नहीं खुल रही है। ऐसे में जो डेंगू है उसमें जाहिर सी बात है कि मच्छर पनपेंगे और जिससे डेंगू के मरीज लगातार बढ़ेंगे। आप सड़कों की स्थिति की भी अगर हम यहाँ बात करें, मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि वह सड़कें भी दिखाएं थोड़ा जूम करके दर्शकों को कि जो यहाँ पर सड़कें हैं वो बड़े बड़े गड्ढे हैं, लोगों को चलने में जो है खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इधर बगल में एक कॉलेज भी है, उत्तरांचल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पर मौजूद है। उसमें हर दिन हजारों छात्र एवं छात्राएं जो हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। ऐसे में यह जो नाला है, यह नाला सारी परेशानियों का सबब बना हुआ है। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक बिजली का पोल भी है, जिस पोल पर लाइट नहीं लगी हुई है। नगर निगम जो है बड़े बड़े दावे करने के बावजूद भी फेल साबित होता दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन गौरव पंत के साथ अभिनव नायक। चलिए सीधा लिए चलेंगे आपको ऋषिकेश, जहां एम्स में कल्चरल एंड स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की है। इस समस्या का समाधान करने के लिए भगवान ने मेरा ही चुनाव किया है। आप अमृतकाल जिसके बारे में जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है देश का अमृतकाल जो प्रारंभ हो गया है उसमें हर एक के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अमृत स्वास्थ्य सेवा प्रदाता भी अगर कोई है तो आप सब लोग हैं। आपको उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा, स्वस्थ समाज बनाने की चुनौती का भी सामना करना होगा। आपकी एक छोटी सी बात, एक छोटी सी कार्रवाई, छोटी सी बातचीत किसी के जीवन को बदल सकती है। कई बार मैंने देखा है, मैं बचपन में सुई लगाने से भी बहुत डरता था।
लेकिन जब डॉक्टर ने हमको समझाया कि नहीं, सुई लगाओगे तो ठीक हो जाओगे, दवाई कड़वी जरूर होती है, पियोगे तो ठीक हो जाएगा, पेट ठीक हो जाएगा, बुखार ठीक हो जाएगा, समझाने का तरीका कि मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। मुझे याद है डॉक्टर पीडी सिंह एक सर्जन हुआ करते थे मेरे यहां खटीमा में, और मैं कक्षा 9th में पढ़ता था और मेरी चोट लग गई यहां पर, किसी चीज से चोट लग गई। तो उसके बाद चोट लगी तो उन्होंने जो है मेरे यहां पर बैंडेज चिपका दिया और बोले जाओ घर। मैं 4-5-6 दिन बाद, क्योंकि बचपन में शायद जल्दी घाव भर जाता है, तो मैं दोबारा गया उनको दिखाने के लिए। मैंने अपने हाथ से निकाल दिया था वो बैंडेज, मेरा घाव तो ठीक हो गया लेकिन यहां पर घाव हो गया। तो मैंने कहा अरे डॉक्टर साहब ये तो मेरे घाव हो गया। तो बोले देखो जरा, बड़े बड़े स्टार लोग होते हैं उनके भी यहां पर घाव है। उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा का नाम बताया था उस समय मुझे। तो इस प्रकार से डॉक्टर के अंदर एक अलग प्रकार की कला कि कैसे अपने सामने वाले पेशेंट को ठीक करना है, क्योंकि डॉक्टरों के ऊपर समाज का बहुत बड़ा भरोसा होता है और इसी को जो लोग अपनाते हैं, कुछ डॉक्टर उसमें से बहुत लोकप्रिय हो जाते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं पेशेंट मरीज के साथ ठीक प्रकार से कनेक्शन स्थापित कर लेते हैं, जुड़ जाते हैं और उस मरीज को भरोसा होता है। उस भरोसे के दम पर उसकी चाहे बीमारी कितनी भी गंभीर क्यों न हो, कई बार वो उस बीमारी से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। उसको उससे आत्मविश्वास भी बढ़ता है, उसकी ताकत भी बढ़ती है। फिर से हम लोग वही सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग्येत् भवेत्, इसको साकार कर सकते हैं। देहरादून में भी पिछले दिनों इस प्रकार का एक कार्यक्रम, जिसमें देश भर के स्वास्थ्य मंत्रियों ने 14 और 15 जुलाई को एक चिंतन शिविर स्वास्थ्य का हुआ था, जिसमें पारंपरिक चिकित्सा, सांस्कृतिक विविधता पर विशेष रूप से मंथन हुआ था। साथियों, ये नवस्थापित एम्स की अवधारणा है कि उन क्षेत्रों में विश्व स्तरीय चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना जहां पर कठिन भौगोलिक परिस्थितियां हैं। यहां पर बहुत कठिनाई है, हर साल हमको किसी न किसी रूप में इस प्रदेश के अंदर आपदाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन चिकित्सा सुविधाएं बहुत कम हैं। ऐसे में एम्स के सामने एक चुनौती है कि इन सबको आसान करना, लोगों तक पहुंच बनाना। और एम्स ऋषिकेश ने इस कठिन भूभाग और भौगोलिक बाधाओं वाले पूरे राज्य को, देवभूमि को, जनता को बहुत, मैं कहूं, अच्छे प्रकार से बहुत जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का काम यहां से हो रहा है। यहां पर सड़क दुर्घटना एक प्रमुख समस्या है, यह असामयिक मृत्यु का एक प्रमुख कारण है। और चौंकाने वाली बात है कि निम्न और मध्यम आय वर्ग के देशों में जो हमारा देश है, उसमें भी वैश्विक संख्या की लगभग 90% दुर्घटनाएं सड़क दुर्घटनाओं की है। इस कठिन इलाके में चिकित्सा सेवाओं की देखभाल, इसकी सुधार के लिए एम्स ऋषिकेश ने हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं इसकी शुरुआत की है। दूर दराज के क्षेत्रों में एम्स ऋषिकेश में लाए जाने वाले। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।